जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स, और इसके एक्सरसाइज में जो मौजूद MCQs हैं उनको हल करेंगे। और अगर आप इस चैप्टर की नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल माइनर सी अमाउंट के साथ चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। और सो वेलकम टू GS Academy यूट्यूब चैनल। चलते हैं MCQs की तरफ। जी तो बच्चों, पहला सवाल ये किया जा रहा है कि व्हेन वी गेट एनर्जी फ्रॉम ATP विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जब हम ATP से एनर्जी हासिल करते हैं तो कौन सा बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। देखिए बच्चों, ATP जो है एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसमें ये बेस होती है एडेनिन, इस वक्त आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये बेसेस होती हैं। बहरहाल एडेनिन आपको डबल रिंग बेस नज़र आ रही है। इसके साथ आपको शुगर नज़र आ रही है, और शुगर के साथ आपको ये फॉस्फेट्स नज़र आ रही हैं। और साइंसदानों का मानना है कि ये जो फॉस्फेट्स हैं, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, इनकी काफ़ी हाई बॉन्ड एनर्जी होती है। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है, बेसिकली क्या होता है कि ये फॉस्फेट जो है ये ब्रेक हो जाता है, ये निकल कर साइड पे चला जाएगा। तो दैट बिकम्स ADP। जब ये तीनों होंगे फॉस्फेट, दैट इज़ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन और राइबोस के मिलने से एडिनोसिन बन जाता है। ठीक है, एडेनिन और राइबोस के मिलने से क्या बन जाता है? एडिनोसिन बन जाता है इन दोनों के मिलने से। और जब ये तीन फॉस्फेट मिलते हैं तो ट्राई मीन्स 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। लेकिन जब एक ये वाला एनर्जी हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, ये टूट जाता है, तो फिर क्या होता है कि जो फॉस्फेट है चला जाता है। तो फिर अब डेफिनेटली 2 फॉस्फेट रह गए हैं, दैट इज़ डाईफॉस्फेट। एडिनोसिन वैसा का वैसा ही है। तो साइंसदान अमूमन ये सवाल करते हैं कि जब ये मॉलिक्यूल एनर्जी निकालता है तो कहाँ से निकालता है? क्या एडेनिन और राइबोस के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, या राइबोस और फॉस्फेट के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, या फॉस्फेट्स बॉन्ड है ये ब्रेक होते हैं? तो याद रखिएगा कि हमेशा फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, यही ब्रेक होते हैं। ये जो इनकी एनर्जीज होती हैं, आपको पता है कि इनकी एनर्जीज ज़्यादा नहीं होती हैं। ये देखें, आपको थोड़ा सा ये टिल्ड लाइन आपको शो की जा रही है। ये टिल्ड लाइन का मतलब है, ये स्ट्रेट लाइन भी शो की जा सकती थी, लेकिन टिल्ड इसलिए शो की जा रही है ताकि ये बताया जाए कि इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी मौजूद है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स, और यही टूटता है। तो फिर फॉस्फेट बॉन्ड हमेशा टूटता है, P और P बॉन्ड हमेशा टूटता है ताकि ATP में से एनर्जी को निकाला जा सके। तो यहाँ से आप ये ले सकते हैं कि जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और वो ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखो, ATP की किस्मत ये है कि वो ADP में कन्वर्ट होगा। तो ATP अगर ADP बनता है तो इसमें 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे, जबकि इसके अंदर जो है वो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपको मिलेंगे। सो PP बॉन्ड इज़ द राइट आंसर। A ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है, लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, यानी जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे होते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिएगा, लाइट रिएक्शंस लाइट की मौजूदगी में होते हैं जब आपके पास जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक सिस्टम होता है, दैट इज़ कॉल्ड द फोटो सिस्टम। तो उसमें क्लोरोफिल होती है। तो उस क्लोरोफिल से जो है आप कह लें कि सनलाइट आके टकराती है तो एनर्जी बनना शुरू हो जाती है, ATP बनती है और NADPH बनता है। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रहे होते हैं? बेसिकली ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर हो रहे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। इसके साथ साथ जो है आप कह लो कि डार्क रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। और डार्क रिएक्शंस याद रखिएगा, ये बेसिकली इन पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कुछ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ मिलाकर जो है वो एक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना लिए जाते हैं वापस। और इस दौरानिए में जो है वो ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। यानी डार्क रिएक्शंस में, उस जो लाइट रिएक्शंस में ATP बनी थी, ठीक है, लाइट रिएक्शंस में ATP बनी थी या NADPH बना था, ठीक है,
तो उनको यूज़ किया जाता है डार्क रिएक्शंस में। डार्क रिएक्शंस में इनको यूज़ करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी है कि ग्लूकोज कहाँ पर बनता है, मतलब डार्क रिएक्शंस कहाँ पर हो रहे होते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो लाइट रिएक्शन जो हैं वो बेसिकली हो रहे होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर, ठीक है। तो फिलहाल तो डी इसका आंसर है, लेकिन यू विल बी थिंकिंग कि डार्क रिएक्शंस कहाँ हो रहे होते हैं, तो दैट इज़ इनसाइड द स्ट्रोमा। ये जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जो हमने पहले ये पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको जो है इस वक्त पत्ता नज़र आ रहा है। पत्ते के अंदर आपको पता है मेसोफिल सेल्स होते हैं, उन सेल के अंदर ये ऑर्गेनेली होती है, इसका नाम क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें इक्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ बेसिकली द थैलाकॉइड्स। इस पूरे स्टैक को हम ग्रैनम कहते हैं, और इसके अंदर ही आप कह लें कि फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का नाम जो है वो स्ट्रोमा है। तो अगर आपने थोड़ा सा इनके रिएक्शंस को स्टडी करना है तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए भी होता है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन भी होती है, छोटे छोटे से राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये पूरी एक मशीनरी है क्लोरोप्लास्ट, जो कि मेसोफिल सेल्स के अंदर होती है। ये फोटोसिंथेटिक मशीनरी कहलाती है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो लाइट रिएक्शन होते हैं, यानी क्वाइन की जो मेम्ब्रेन है इसमें क्लोरोफिल होता है, और यहाँ पे वो रिएक्शंस होते हैं जिनको हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस कहते हैं। एंड आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेली बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाती हैं, सेल टिश्यूज़ बनाते हैं। इस तरह प्लांट सिस्टम में भी ऐसा ही है, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल, फिर एक ऑर्गेनेली। नो डाउट माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स में भी होता है। तो फिर ये क्लोरोप्लास्ट याद रखो सिर्फ प्लांट्स में होता है, और फिर ये सेल है प्लांट सेल, उसके भी टिश्यूज़ बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। पत्ता बन गया, एक प्रॉपर एक ऑर्गन है पत्ता, और फिर पत्ते से बहुत सी और डिफरेंट टहनियाँ बन गई, एक पूरा पौधेनुमा स्ट्रक्चर बन गया, और एट द एंड ऑफ द डे आपको एक दरख्त बना हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। तो बच्चों यहाँ पे आप सीख सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो थैलाकॉइड ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट पे होते हैं, यानी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होते हैं। आप ये भी कह सकते हो दे occur on the thylakoid membrane। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज़ मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ज़्यादातर क्लोरोफिल की भी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी पाई जाती हैं, ए, बी, सी या डी। डी तो होती ही नहीं है, डी कोई टाइप नहीं है, लिहाजा ये आंसर नहीं हो सकता। ए, बी, सी में से कोई आंसर अखज़ कर सकते हैं हम। तो क्लोरोप्लास्ट में जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्लोरोफिल ए नज़र आएगा, क्लोरोफिल बी भी नज़र आएगी, लेकिन जो क्लोरोफिल ए है दैट इज़ द मेन पिगमेंट। ठीक है, बाकी जो पिगमेंट्स हैं उन्हें हम एसेसरी पिगमेंट्स कहेंगे, जिसमें क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स ये शामिल होंगे। तो क्लोरोफिल ए जो है दैट इज़ बेसिकली द मेन पिगमेंट। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो लाइट होती है वो गिरती है पत्ते पे तो 1% ही एब्जॉर्ब हो पाती है, और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये ज़्यादातर डिफरेंट कलर्स की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए की खासियत है कि वो ब्लू और रेड लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये याद रखनी है बात आपने। बाकी जो डिफरेंट कलर्स हैं, जो 7 होते हैं ना लाइट में कलर्स, तो वो जो है कौन एब्जॉर्ब करता है, वो डिफरेंट एसेसरी पिगमेंट्स करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स शामिल हैं। तो बहरहाल ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर आप बहुत मुश्किल तरीके से बता रहे हो। तो बेटा मुश्किल नहीं रहेगा, आप मेरे लेक्चर्स भी ले लो, अभी डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइजेस की प्लेलिस्ट भी है और लेक्चर्स की भी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप जाकर सारे टॉपिक को भी समझ सकते हो। सो विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज़ मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स। तो ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन होती है सब प्लांट्स में क्लोरोफिल ए तो लाजमी पाई जाती है, क्योंकि ये मेन पिगमेंट होता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है जी, विच वेवलेंथ ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब टू द मैक्सिमम बाय क्लोरोफिल्स। यानी कि कौन सी लाइट जो है वो क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन ब्लू, ग्रीन एंड रेड, रेड एंड ब्लू एंड ओनली ग्रीन। तो याद रखो जो लाइट ज़्यादातर एब्जॉर्ब नहीं होती वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। पत्ते ग्रीन नज़र आते हैं क्योंकि ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए पत्ते ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं। और ज़्यादातर जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है दैट इज़ रेड एंड ब्लू बाय क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है वो ज़्यादातर कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, रेड एंड ब्लू, अभी हमने ऊपर बात की थी। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच यीस्ट, यीस्ट एक फंगस है, ये फर्मेंटेशन से सवाल है।
तो यीस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज टू अ प्रोडक्ट, यीस्ट क्या करती है ग्लूकोज के साथ, ठीक है, ये सवाल है। तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जैसे यीस्ट एंड बैक्टीरिया जो है शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और birds eating these berries can become quite drunk as obvious from their flight pattern। तो लुक एट दिस कि जो यीस्ट एंड बैक्टीरिया है ये क्या कर सकते हैं, ये ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ा जाता है, तो पायरुविक एसिड की किस्मत क्या है कि ये अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल नाम है इस कंपाउंड का, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड द फर्मेंटेशन प्रोसेस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये आपने याद रखना है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, यानी एरोबिक, सॉरी दैट इज़ कॉल्ड विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है, तो उसमें आप लैक्टिक एसिड भी बना सकते हैं लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ की मदद से, दैट इज़ बैक्टीरिया। तो उससे क्या होता है कि पायरुविक एसिड की किस्मत ये होती है कि वो हाइड्रोजन आयंस का यूज़ करके जो है वो लैक्टिक एसिड बना सकता है। सो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो हमारे मसल्स हैं उनके अंदर भी ये खासियत मौजूद है, और कुछ एनिमल्स, कुछ अदर एनिमल्स में हम बैक्टीरिया को ही शामिल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अदर एनिमल्स में हम बैक्टीरिया को ही शामिल कर रहे हैं। तो वो क्या बना सकते हैं, लैक्टिक एसिड बना सकते हैं। जैसे जो योगर्ट है, योगर्ट, तो योगर्ट दही को कहते हैं, और जो दही है वो बेसिकली खट्टा होता है क्योंकि उसमें एसिड होता है, और जो दही का जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टिक एसिड ही बनाता है, यानी जो दूध के प्रोटीन्स होते हैं उसको वो कन्वर्ट कर देता है, दूध के प्रोटीन्स की, दूध के जो अंदर मौजूद ग्लूकोज होती है, सॉरी, उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। सो दैट इज़ द थ्योरी। पर जो यीस्ट है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती है, और जो बैक्टीरिया है, ये हमारे मसल सेल्स हैं, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल होती है। तो इसका जवाब हम क्या लेंगे, व्हेन यीस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज आर दी प्रोडक्ट्स, तो इसमें जवाब होगा अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। की यीस्ट जो है वो फर्मेंट करती है, यानी चेंज करती है, एनारोबिकली रेस्पायर करती है, किसमें, ग्लूकोज को अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सो ए ऑप्शन इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है जी, वेयर डू द डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। डार्क रिएक्शंस मैंने आपको बता दिया था, दैट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। अभी जब मैंने आपको बताया था कि कैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जगह है उसमें स्ट्रोमा होता है, और वहाँ पर हो रहे होते हैं डार्क रिएक्शन, जहाँ पे NADPH और ATP पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, फोटोसिंथेटिक की जो प्रोडक्ट है। सो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा होता है, डार्क रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है, विच मॉलिक्यूल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालता है जब वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कर रहा होता है। तो ये भी फोटोसिंथेसिस की एक कॉन्सेप्ट है जो शुरू में आपने लेना है। तो आपको जो है, तो बेटा आप जो है वो नोट्स हासिल कर सकते हैं इस चैप्टर के, बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे अब देखें तस्वीर के हिसाब से, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या हो रहा होता है ये कि जब लाइट आके स्ट्राइक करती है इस सिस्टम को, जहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल्स होते हैं, ये क्लोरोफिल ए है और ये एसेसरी पिगमेंट है क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो अब लेट्स से दैट लाइट जब स्ट्राइक करेगी यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे और वो जंप करके एक दूसरे पिगमेंट के पास जाएंगे जो कि एसेसरी पिगमेंट्स हैं, उनसे होते हुए फिर क्लोरोफिल बी के पास जाएंगे, वहाँ पे फिर लाइट स्ट्राइक करेगी, और फिर इस एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर किस में स्टोर कर देंगे, NADP यानी एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये मैं इसके आपको नाम बता रहा हूँ, दैट इज NADP। और अगर हाइड्रोजन लगा होगा तो फिर NADPH। अभी इस पर हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, और जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे, यानी लेट्स से दैट कि ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयन को मिलेंगे और इसमें एनर्जी आ जाएगी, दैट कैन रियली मेक अ बॉन्ड विद दिस पार्टिकल, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, राइट। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं। अब आपको नज़र भी आ रहा है कि पानी ब्रेक डाउन हो रहा है
और पानी से ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस निकल रहे हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो रही है। तो यानी जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो कहाँ से रिलीज़ होती है, वो बेसिकली वाटर रिलीज़ करता है। यानी जो आप ऑक्सीजन जिससे सांस लेते हैं सुबह सुबह पार्क्स में जाके वो वाटर ही होता है जो ऑक्सीजन आपको दे रहा होता है। सो यू कैन से दैट कि जो वाटर है ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करता है और इसके ब्रेक होने को वाटर के इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या लिख सकते हैं कि विच मॉलिक्यूल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। तो अभी मैंने क्लियर किया दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद सवाल किया जा रहा है जी, विच प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस द मोस्ट एटीपी। कौन से प्रोसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी बनती है। ठीक है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एटीपी बनाने की मदद देता है। क्या ग्लाइकोलाइसिस में ऐसा होता है? ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है बेसिकली। सो यू कैन से क्रेब्स साइकिल में कैसा हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी बन रही होती है या एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का ताल्लुक फर्मेंटेशन से नहीं है क्योंकि फर्मेंटेशन जो है वो एनारोबिक प्रोसेस है, तो ये आंसर नहीं होगा। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज के टूट जाने के अमल को कहते हैं और इससे पायरुवेट बनता है। तो इसमें एटीपी बनती है लेकिन वो एटीपी इस्तेमाल भी हो जाती है। अगर खाली आप इसको सेंस करें तो ये 2 एटीपी पार्टिकल्स बनाता है। वैसे ये साइंस भी है कि 2 एटीपी पार्टिकल्स ग्लूकोज के टूटने से भी बनते हैं, लेकिन तकरीबन टोटल एटीपी जो हमें मिलती है एक ग्लूकोज के पार्टिकल के टूटने से वो मिलती हैं 36 एटीपीज तकरीबन। तो फिर बाकी अगर लेट्स से 34 एटीपीज हैं वो कहाँ बन रही हैं, सवाल तो ये बन गया ना। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस को फिर हमें थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो फिर क्रेब्स साइकिल जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पीछे मैंने ऑर्गेनेलिज में आपको पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स के अंदर ही हो रहा होता है क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस। तो दिस क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एटीपीज और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस एटीपी की मदद से जो है वो कुछ NADPH और FADH पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। तो क्रेब्स साइकिल इज द राइट आंसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाउ मैनी ATP पार्टिकल्स आर द नेट प्रॉफिट ऑफ 1 ग्लूकोज पार्टिकल। चलो ये तो बात मैंने आपसे कर ही दी है। दैट इज 36 ATP पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जी। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में सवाल किया जा रहा है कि व्हाट इज़ द कॉमन बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ज़्यादातर क्या बाय प्रोडक्ट रहती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की एनिमल सेल्स में? क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है? द आंसर नो। वाटर प्रोड्यूस होता है? द आंसर इज़ नो। क्या हमेशा लैक्टिक एसिड ही बनता है? द आंसर इज़ नो। क्या मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है? वैसे मज़े की बात है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो बाय प्रोडक्ट होती है वो पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे। एनारोबिक रेस्पिरेशन की 2 प्रोडक्ट्स होती हैं, याद रखना। खाली अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें ना 2 प्रोडक्ट्स होती हैं, दैट इज बेसिकली अल्कोहल एंड द सेकंड वन इज लैक्टिक एसिड। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि बाय प्रोडक्ट क्या होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट का रोल अदा करती है, यानी कि इसको चाहिए तो अल्कोहल थी बनानी लेकिन ये साथ बन जाती है। और आपकी जो ब्रेड फूलती है मोटी सी होती है, रस वगैरह फूलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बनने से ही ऐसा पॉसिबल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो फिर ये जो आप केक खाते हैं और ये ब्रेड्स वगैरह बनती हैं ये ना बने, क्योंकि इन जो आटा होता है, जो मैदा होता है, इस मैदे में ये ऐसा ही करते हैं, यीस्ट को डाल देते हैं। बताया था ना यीस्ट इस्तेमाल होती है, खमीरा कहते हैं इसको उर्दू में। तो खमीरे का इस्तेमाल किया जाता है फॉर दिस प्रोसेस। तो ये थे जी हमारे MCQs। हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और फिर चलेंगे डिटेल आंसर्स की तरफ और कुछ इनक्विजिटिव क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे। तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, भी थंबनेल्स आपको नज़र आ जाएंगी और इसके अगर नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अभी दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अपना ख्याल रख सकते हैं। इस चैनल का भी जाते सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी शेयर कर दीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इल्म को जो है वो फैलाना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Thank you for watching.
GS Academy.